हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विजय पथ सीरीज में हम लोगों ने हिस्ट्री, साइंस एंड पॉलिटी कवर कर ली। अब हम लोग ज्योग्राफी पे आ चुके हैं। बहुत सारे पीवाईक्यू हम लोग किए हैं, लेकिन क्लास को आज स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि यूपीएससी हिंदी में जिन बच्चों को पता है, जिन्हें नहीं पता, वो 1 मिनट के लिए बस तेजी से सुन लें कि यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे डेली आपको टारगेट दिए जा रहे हैं और टारगेट हर सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट और साथ ही साथ टेस्ट के डेली आपको टारगेट दिए जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट के एक एक दो टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं। जिसने भी ये टारगेट बहुत अच्छे से कवर कर लिए, इनको रिवाइज कर लिया, एंड बस ये और दूसरी चीज, जो ये पीवाईक्यू की सीरीज चलाई जा रही, जिसने भी इस पीवाईक्यू की सीरीज को बहुत आसानी से कर लिया, जो भी क्वेश्चंस इस पीडीएफ में अवेलेबल हैं, क्योंकि पीडीएफ आपको पहले ही दी जा चुकी है, जिसने इस पीडीएफ के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया लगा लगा के, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम यू विल क्लियर, वो इंसान इस प्रीलिम्स को क्लियर करेगा। ठीक है, तो टारगेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डेली दिए जा रहे हैं, डेली। और पिछले 5-7 दिनों से चल रही है। आज भी टारगेट आया, सुबह 6 बजे टारगेट पोस्ट हो जाता है, शाम तक वो आपके पास टाइम रहता है कंप्लीट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस पीवाईक्यू सीरीज को प्लीज स्किप मत करना। जैसे अब ज्योग्राफी के पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं, तो जहां पे जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, सारे के सारे पीवाईक्यू होते हैं। उनका एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीवाईक्यू से सवाल रिपीट होते हैं। अगर आपसे कोई ये कहता है कि पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते, तो उसको दिखाओ कि पीवाईक्यू डायरेक्ट भले ना रिपीट हो, लेकिन उनके टॉपिक्स रिपीट होते हैं, उनके ऑप्शंस में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करते हैं और देखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आज हो पाएंगे हम लोग करेंगे, जितने नहीं हो पाएंगे बाकी करेंगे, लेकिन डेली क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, सो प्लीज फॉलो दिस सीरीज। क्लियर है? चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे राइट ऑप्शन पूछा है। कह रहा है यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। गलत। ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की नहीं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। पहला चीज ये ध्यान रखना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। क्लियर? क्लियर? क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? और दूसरा स्टेटमेंट, क्या ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है? क्लियर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है और ये अफ्रीका की, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, ये अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्लियर? कौन सी? जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्लियर है? अब मैं आपको विक्टोरिया फॉल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे नोट कर लीजिए आप, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप प्लीज नोट डाउन करते चलिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी टॉपिक्स मैं आपको यहां पे करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया जो फॉल्स है, यानी विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स को क्या कहते हैं पता? विक्टोरिया फॉल्स को स्थानीय भाषा में, देखो आपसे अगर पूछ लेगा तो आप गलत करके आओगे पक्का। विक्टोरिया फॉल्स को स्थानीय भाषा में कहा जाता है मोसी ओ तुन्या। ठीक है, इसका मतलब होता है धुआं जो गूंजता है। ठीक है, क्लियर? और ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। अगर अब मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो इसकी चौड़ाई 1708 मीटर है, और इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है वो है एग्जैक्ट शायद 108 मीटर है। क्लियर है? विक्टोरिया फॉल्स को आप देखोगे विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल किया गया है। विक्टोरिया फॉल्स विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। इसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे तो आप किसी के सामने स्टाइल या भौकाल जमाने के लिए बता सकते हो कि 1855 में एक थे डेविड लिविंगस्टोन। कौन थे? डेविड लिविंगस्टोन। ठीक है, ये थे लिविंगस्टोन नाम है इनका। ये ऐसे खोजकर्ता थे जिन्होंने विक्टोरिया फॉल्स को यूरोप से आकर देखा और इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के नाम पे इसका नाम विक्टोरिया फॉल्स कर दिया गया। क्लियर है? और ये पर्यटन का बहुत प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। और यहाँ की जो सबसे फेमस एक्टिविटी पता कौन सी है? यहाँ की सबसे फेमस एक्टिविटी
यहां की सबसे फेमस एक्टिविटी कौन सी है पता है आपको? यहां की सबसे फेमस एक्टिविटी कौन सी है? डेविड पूल्स। डेविड नहीं, डेविल्स, सॉरी, डेविल्स पूल्स। डेविल्स, एक सेकेंड रुकना, डेविल्स पूल। क्लियर? यहां मतलब तैराकी वैराकी की जाती थी। क्लियर? अब अगर विक्टोरिया फॉल से कैसा भी सवाल आया तो आप करके आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। स्टेटमेंट इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज राइट। क्लियर? यानी भारत में आप देखो कि रबी फसलों की खेती प्राय पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। कह रहा है इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों में पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोला जाता है। ये आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी से आते हुए, उधर से देखोगे। ठीक है, मेडिटेरेनियन, NEAN, मीनिंग मेरे को नहीं आ रही मेडिटेरेनियन की। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं इसको, और भूमध्य सागर से ये आप देखोगे। ठीक है, और आप इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखने वाले हो कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो वर्षा आती है उसकी वजह से खेती होती है। ठीक है, ये हम मानते जरूर हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो आप साइक्लोन देखते हो, ये इसी डिस्टर्बेंस की वजह से जो साइक्लोन बनते हैं उनको हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। क्या साइक्लोन कहते हैं? टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जिस प्रकार के चक्रवातों का निर्माण होता है उन्हें हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उन्हें कहा जाता है। अब एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी, आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, लेकिन आयोग ने इसका क्या आंसर माना वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सी एक चीज बताता हूं। भारत में रबी फसलों की खेती हो रही है, पंजाब में हो रही है और हरियाणा में हो रही है। ठीक है, क्यों की जाती है? क्योंकि सफलता में देखो सर्दियों में की जाती है, क्योंकि सर्दियों में पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होती है। इस वजह से रबी फसल की खेती सफल है। तो क्या पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में सिर्फ टेम्परेट साइक्लोन की वजह से खेती की जाती है? ये स्टेटमेंट तो सही है अपने आप में, लेकिन व्याख्या कहीं ना कहीं रॉन्ग है। लेकिन आयोग ने सही माना, वो पता किस कॉन्टेक्स्ट में माना है? उसने इस कॉन्टेक्स्ट में माना कि सिर्फ और सिर्फ इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखो, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में मत देखो। जब आप इसको ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो ये आंसर अपने आप में रॉन्ग होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये राइट है बल्कि। ठीक है, तो आप यहां पे जरा बिकॉज लगाओ। कह रहा है भारत में रबी फसलों की खेती मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में की जाती है, क्योंकि सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है रबी की फसलें। क्लियर? तो बिकॉज करके आप देखोगे तो सही है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, रबी की फसलों में क्या क्या आता है पता है कोई? रबी की फसलों में क्या क्या आता है तो ध्यान रखना, आधे बच्चे तो ये नहीं जानते होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। गेहूं आता है, गेहूं आप देखोगे, जौ भी आता है, आप देखोगे चना भी आता है। अच्छा, जो बच्चे गांव से होते हैं वो सबको पता होगा। मटर भी आती है, ठीक है, और सरसों है ना, रबी की फसलों में आती है। और पंजाब और हरियाणा में देखो गेहूं और इनकी फसल काफी ज्यादा मानी जाती है। चलें आगे। आप ध्यान रखना, पीसीएस वीसीएस में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कई बार सवाल आए, तो प्लीज आप देख लेना इसको एक बार। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं हौले हौले कदमों से। निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण से खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि मिट्टी का नुकसान किस प्रकार से बढ़ता है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सबसे पहले होता है सीट इरोजन। आप एक चीज ध्यान रखना, सीट इरोजन देखोगे सबसे पहले, उसके बाद आप देखोगे, आप चुपचाप शांति से याद कर लो, उसके बाद आप देखोगे रील इरोजन, उसके बाद आप कौन सा देखोगे? रील इरोजन। फिर आप कौन सा देखते हो? रील इरोजन के बाद आता है गली। रील इरोजन के बाद आप देखोगे गली इरोजन, फिर उसके बाद देखोगे रेवाइन, रेवाइन इरोजन। रेवाइन इरोजन का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे सीट इरोजन की जब बात करते हैं तो खेतों में सबसे पहले ऊपरी सतह की पतली परत बहती है धीरे धीरे, मिट्टी के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो खेतों में जो सबसे पहले ऊपरी परत होती है ना, इसमें वो बहती है। क्लियर है? खेतों में सीट इरोजन का मतलब खेतों में जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, सबसे पहले वो बहती है। इसे परत क्षरण भी बोला जाता है, परत क्षरण यानी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, 4 नंबर। अब देखो इसके बाद होता है रील इरोजन, जिसको हम अवनलिका क्षरण बोलते हैं, यानी ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? परत के बाद पानी के बहाव से छोटी छोटी धारियां बनेंगी, जिन्हें अवनलिका या रील कहा जाता है। पानी बहेगा तो छोटी छोटी धारियां बननी शुरू होती, उसको हम रील कहते हैं। क्लियर?
क्लियर। गली इरोजन का मतलब क्या है कि जब आप देखोगे अवनलिका यानी जो रिल है, जब ये धीरे धीरे चौड़ी होने लगी, सबसे पहले परत बही छोटी छोटी, फिर उसके बाद आप देखोगे धारियां बनी, ठीक है, फिर उसके बाद धारियां बनी, नाली जिनको बोलते हैं, है ना, अवनलिका बोलते हैं, धारियां बननी शुरू हुई, फिर ये अवनलिकाएं धीरे धीरे बड़ी हो जाएंगी, गहरी होती चली जाती हैं, चौड़ी होने लगती हैं, इसीलिए इसको हम गली बोलने लगते हैं फिर, ठीक है। फिर इससे आप देखोगे उपजाऊपन खेत का जो होता है बहुत कम होना शुरू हो जाता है, क्लियर है। फिर आप देखोगे रेवाइन इरोजन होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत एक विनाशकारी रूप होता है जिसमें गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े खड्ड, मतलब खड्ड लिखा है तो ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं बड़े बड़े। एक चीज आई थिंक अब ये चीज आपको समझ आ चुकी है, ठीक है, क्लियर। चलें आगे, चलो। अब भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो मैं आपको बता देता हूं। आप देखोगे तो भारत की जब जनसंख्या, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहां पे मैं आपको एक नोट करा देता हूं। भारत में सबसे अधिक आप देखोगे तो कौन सी होती हुई दिखाई देती है, पता है? सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो रेमाइन ये होता हुआ बहुत दिखाई देता है, और ये गली बहुत होती हुई दिखाई देती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों में बहुत ये देखने को मिलता है, क्लियर है। चलें आगे। सबसे पहले परत होती है, फिर अवनलिका होती है, फिर नलिका होती है, फिर बांधरी जिसको बोलते हैं कि पूरे के पूरे गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं। चलें आगे, चलो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के अनुपात क्या था? नगरीय जनसंख्या का क्या मतलब कितना प्रतिशत था, बताओ। चलो बताइए कितने प्रतिशत थी भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत? लगभग अगर आप देखोगे तो 31.16% के आसपास था। तो इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको? 31.2 दिख रहा है यहाँ पे मेरे को, तो ठीक है। तो इसमें क्या माना है मेरे को देखना पड़ेगा, इसमें क्या माना है 31.2 ही माना है इन्होंने, 31.2 ही माना है इन्होंने, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीक और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। भाई साहब सही है। आपको अगर बढ़ती हुई आबादी का पेट भरना है तो आपको कहीं ना कहीं क्या बढ़ाना पड़ेगा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, उत्पादकता बढ़ाओ, कम जमीन में ज्यादा उपजाऊपन लाओ, मतलब ज्यादा पैदावार करो। तो भारतीय कृषि में हम इसके लिए हमको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्लियर। लेकिन आप देखोगे भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। देख रहे हो क्या कह रहा है सवाल? तो जरा अब इसको यहां पे जरा बीच में ना आप क्या करो, यहां बीच में लगाओ क्योंकि अब पढ़ो, अब पूरा कहानी की तरह पढ़ जाओ, पूरा कहानी की तरह पढ़ जाओ। चलो मेरी बात मानो, पूरा कहानी की तरह पढ़ जाओ। कह रहा बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। मानते हैं हम संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। क्योंकि भारत में बहुत से किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा पे डिपेंडेंट हैं, सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट है, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पे डिपेंडेंट है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। इस वजह से हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा कुछ बच्चों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन ठीक है, आप क्योंकि लगा के करो, हो रहा है ना, सवाल सॉल्व होना चाहिए अपना, तो बस आगे बढ़ो। चलें आगे, चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? पश्चिमी घाट विभिन्न दरें जिन्हें घाट कहा जाता है उत्तर से दक्षिण का, अरे यार चुपचाप उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम मैं आपको बता देता हूं। पहले आता है थाल घाट, थाल, भोर, पाल, ये ध्यान रखो बस, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का एक क्रम है। उत्तर से दक्षिण की तरफ लिख भी देते हैं हम आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कह रहे हैं तो हम लिख देंगे। थाल के बाद आता है थाल के बाद आता है भोर, थाल, भोर,
फिर आएगा अपना पाल, टीबीपी। ठीक है, चलें आगे। क्या हमें आगे चलना चाहिए कि अभी भी बैठेंगे आप? थाल घाट के बारे में मैं आपको एक बता दूं, मुंबई से नासिक की ओर सबसे प्रमुख दर्रे में यहां पे रेल और रोड मार्ग आपको दिखेंगे। ठीक है, मुंबई टू नासिक। ठीक है, मुंबई से नासिक मार्ग यहां पे देखने को मिलेगा। भोर घाट में आप देखोगे मुंबई टू पुणे, मुंबई टू पुणे। ठीक है, और पाल घाट में आप देखोगे केरल तमिलनाडु की बॉर्डर दिखती है, केरल एंड तमिलनाडु बॉर्डर है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु सीमा पर पूरा पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा दर्रा है एक, जिसको पलकड़ गैप बोला जाता है। तो फिलहाल के लिए आप इससे इतना ध्यान रखो, दक्षिण भारत की जलवायु कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाल घाट। ठीक है, चलें, थाल भोर पाल करेक्ट हो गया अपना। चलें आगे, तो कौन सा 1130 नंबर का बी, ये थाल है, थाल भोर पाल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बेटा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सवाल आ गया है यहाँ पे। किसके बारे में सवाल पूछा गया? तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सवाल पूछा गया। तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सवाल है कि ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। सही है, उत्तर पूर्वी तट का मतलब पता क्या है? उत्तर पूर्वी तट का मतलब आप देखोगे, अगर ये यहां की बात कर रहा है क्वींसलैंड की, क्वींसलैंड एक वहां पे प्रांत है, प्रांत के किनारे कोरल सी में क्वींसलैंड प्रांत के किनारे एक है वहां पे कोरल सी, उसमें स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, आप देखोगे। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, यानी ग्रेट बैरियर रीफ मैं बोल रहा हूं, आप याद करिए, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। आंखें बंद करो, ग्रेट बैरियर रीफ का अपने मन में कोई बंदर जैसा चित्र बनाओ, बनाइए अपने मन में ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के एक कंगारू जैसा चित्र बनाइए। आप जल्दी से बंदर और कंगारू के बीच का चित्र बनाइए, ऑस्ट्रेलिया लिंक बनाइए, ग्रेट बैरियर रीफ का उत्तर पूर्वी तट बना लीजिए कहीं। ठीक है, अभी इमेज लगा के मैं पीवाईक्यू नहीं करा सकता, वरना एक क्लास में 10 ही पीवाईक्यू हो पाएंगे। कह रहा है इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। ग्रेट बैरियर रीफ की जो लंबाई है 2300 किलोमीटर है। सो दैट दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट। 2300 किलोमीटर है, 2300 किलोमीटर है। ठीक है, तो केवल और केवल हमारा पहला स्टेटमेंट सही होगा। ये 2300 किलोमीटर नहीं है, बल्कि 2500 किलोमीटर नहीं, बल्कि 2300 किलोमीटर है। ठीक है, ग्रेट बैरियर। अच्छा, कुछ स्रोतों में आपको देखने को मिलेगा 2600-2400 किलोमीटर, लेकिन आधिकारिक आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो 2300 किलोमीटर ही है, तो आप अभी यही मान के चलो। ठीक है, अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति समूह किसे कहा जाता है? चलो बताओ, मैं पूछ रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति समूह, सू नहीं सा, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति समूह, चलो बताओ, कमेंट करो। पता है, यही है ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर है? क्लियर, चलें आगे। यानी हमारा पहला सही है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, कह रहा है रूस में कुजबाज क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? जो कुजबाज क्षेत्र है रूस का कौन सा एरिया की हम बात कर रहे हैं? कुजबाज एरिया की बात कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कह रहा है कि कुजबाज क्षेत्र रूस का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। पहले तो ये ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र है इसमें कहा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये एक बहुत बढ़िया औद्योगिक क्षेत्र है। स्टेटमेंट में ये कहीं देखने को मिले तो आंख मूंद के क्लिक करके आना। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो जब औद्योगिक क्षेत्र है तो अब देखो, यहां इस क्षेत्र से कोयला और लौह अयस्क समृद्ध में है। हाँ, ये रूस के कोयले का लगभग, यहां पे आप देखोगे कोयला भी लगभग 60% प्रोडक्शन होता है। 60% प्रोडक्शन होता है कोयले का। यहाँ पे आयरन, लौह अयस्क भी मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे आपको एल्युमिनियम भी देखने को मिलेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट।
फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि नोवोसिबिस्के इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो नोवोसिबिस्के नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है नोवो कुजनेत्स्क। क्या बोला जाता है? नोवो कुजनेत्स्क, कुजनेत्स्क, ठीक है, कुजनेत्स्क, कुजनेत्स्क, नोवो कुजनेत्स्क। ये इस क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पे आप देखोगे लौह इस्पात, रसायन, मशीन, ये सब बनती हुई देखोगे आप। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, इसलिए दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो अगर कभी आपको ध्यान आए कि रूस में कुजबास क्षेत्र जो है वो कोयला और लौह अयस्क जैसे क्षेत्रों के उसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल प्रसिद्ध है। हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद जैसा जो होगा देखेंगे। सब एक मेरी बात ध्यान रखना, यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि मैं बार बार एक ही चीज़ के बारे में आपसे बात करूँ। बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज अगर आपने लगाई है, उसका एक्सप्लेनेशन अगर आपने बार बार रिवाइज किया है, आप टेंशन फ्री रहिए। प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई करोगे। बस आप वो जो टारगेट मैं दे रहा हूं वो रिवाइज करते रहो और ये पीवाईक्यू की श्रृंखला लगा लो बस, ठीक है, बस चिंता मत करना। कह रहा भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त, ये क्या लिखा है, नहीं है। लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। जो जब भी लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण देखोगे जलवायु भी खराब हो जाती है, जल निकासी भी सही नहीं होती है वहाँ पे, तो कहीं बहुत तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होगी, जिसका मुख्य कारण क्या होता है, आप देखोगे जलवायु एक मुख्य कारण होता है, खराब जल निकासी एक कारण होता है। इस वजह से आप क्या देखते हो, हाँ यही मैंने उल्टा बोल दिया क्या, मैंने क्या बोला कि लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती, इस वजह से शुष्क जलवायु, नहीं, शुष्क जलवायु की वजह से और खराब जल निकासी की वजह से आप देखोगे नमक की मात्रा अधिक होती चली जाती है, ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। लवणीय भूमि के कारण फसलें क्या होती हैं, जमती नहीं है, जमती नहीं, यानी फसल जो है वो जमेगी नहीं, तो उत्पादन कम हो जाता है। आप देखोगे कुल मिला के, आप इतना ध्यान रखो, इसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता हुआ देखते हो आप गुजरात देख लो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में लवणीय मिट्टी पाई जाती है। इसकी बाद जहाँ सिंचाई के बाद जल निकासी ठीक नहीं होती ना, जहाँ पे जल निकलने की व्यवस्था सही नहीं होती, वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, उर्वरता कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये क्या लिखा है, 1000, टाइपिंग एरर है यार, कोई बात नहीं। अनाज वाली फसलों के साथ अंतरराष्ट्रीय के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। सवाल पता क्या लिखा है, अनाज वाली फसलों के साथ, इसको काटो, लिखो इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। अनाज वाली फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप देखोगे दलहनें और ये सब पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। हाँ सही है, स्टेटमेंट इज राइट। मूसलाजड़ कह रहा है जो जल प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जल प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो जब भी आप देखोगे यहाँ पे, एक तो दलहनी फसलों की जल प्रणाली में रिजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। तो एक तो यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, कि मूसला जल प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार, अच्छा, मूसला जल प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जल प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो आप देखोगे कि दलहनी फसलें जो होती हैं, एक तो इंटरक्रॉपिंग में क्यों उपयोगी हैं, क्योंकि वे अनाज वाली फसलों की तत्वों की और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इस प्रकार से ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि वो पूरा करती हैं, इस वजह से व्याख्या भी सही रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो ओमान, इराक, कुवैत, सीरिया। तो ओमान, इराक और कुवैत ये तीनों अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है। ओमान भी है, इराक भी है, कुवैत भी है,
ठीक है, केवल और केवल सीरिया नहीं है, ध्यान रखना, सीरिया अरब प्रायद्वीप में नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। चलें आगे, चलो, कह रहा है नेक्स्ट सवाल हमारा कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का रंग जो होता है उसमें लोहे की उच्च अनुपात के कारण ना होकर उसमें व्यापक प्रसार के कारण माना जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी में आप देखोगे नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलेगी, आपको फास्फोरस की भी कमी देखने को मिलेगी और आपको ह्यूमस की भी कमी देखने को मिलेगी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो यानी कहीं ना कहीं व्याख्या भी सही है और रीजन भी सही है और वो भी सही है। क्या सही हो जाएगा इसमें? 1124 नंबर का डी। इसमें डी माना है, व्याख्या सही नहीं है। क्यों भैया? लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, क्योंकि उनमें आमतौर पर, अच्छा हाँ, व्याख्या का है ही सही होगी, इसमें कोई लिंक थोड़ी बनना है, क्योंकि उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है यार। लेकिन अगर देखा जाए तो जब लाल लोहे की उपस्थिति है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है और लाल रंग का प्रसार मिट्टी का वास्तविक कारण अच्छे से बताती है, तो यह व्याख्या तो सही है। मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से ही तो प्रसार न होने की वजह से ही तो प्रसार अच्छा हो पा रहा है। समझ पा रहे हो? यानी देखो, सवाल तोड़ो, ऐसे तोड़ो बच्चा, तोड़ो 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 तोड़ो। नाइट्रोजन नहीं है, प्रसार अच्छे से हो गया। फास्फोरस नहीं है, तो जो उसका आयरन, जो उसमें लौह अयस्क है या लोहे का जो उच्च अनुपात है, उसका आसानी से प्रसार हो पाया, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस नहीं, तो यही चीज फैल रही है। समझ आया? तो व्याख्या भी सही है, ठीक है। और आप देखोगे तमिलनाडु में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी देख लो आप, आंध्र प्रदेश में देखोगे, कर्नाटक में देखोगे अगर आप तो, और एमपी में भी, तो आपको यहां पे लाल मिट्टी पाई जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। देखो इसमें कहीं ना कहीं लाल मिट्टी में आप देखोगे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। उपजाऊपन कम होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस जैसी चीजों की कमी होती है। उर्वरता कम होती है। कपास, ज्वार, बाजरा, इसमें इस तरीके की फसलें आप होती हुई देखोगे। कैसी? कपास, ज्वार, बाजरा, ऐसी फसलें होती हुई आप देखोगे, ठीक है। तो व्याख्या भी सही है एक प्रकार से। चलो आगे। शुष्क वन अनुसंधान, हिमालय वन अनुसंधान, वर्षा वन अनुसंधान, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान। देखो ये सवाल तो मैं बता दूं, लेकिन मैं ये होमवर्क में आपको देता हूं। इसमें से पहले आपको बताओ इसमें से कौन सा गलत, कितने गलत हैं? सवाल तो यही होगा ना, मुझे याद है। कितने सही हैं? चलो कितने सही हैं इसमें से, कितने सही हैं? चलो इतना बता दो कितने सही हैं, तुक्का मार लो। इसमें से कितने सही हैं? तो बेटा इसमें 3 सही हैं, बताइए कौन सा सही है। शुष्क वन अनुसंधान, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे बोला जाता है, जोधपुर में है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। वर्षा वन अनुसंधान, इसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? जोरहाट में है। दिस स्टेटमेंट मतलब ये भी मिलान सही है, करेक्ट है। और उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा इंग्लिश लिखने में भौकाल लगता है ना बेटा, पढ़ लो, भौकाल ना जमाओ। जबलपुर में है, करेक्ट है। पहली चीज ध्यान रखना, ये गलत है, मैं कह रहा हूं देहरादून में नहीं है, तो करेक्ट करो कहां पे है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है बताओ? देहरादून में नहीं है तो ये कहां पे है, कोई बताएगा? मैं बता, इसको कमेंट करना आप लोग, शिमला किन किन का है मैं देखूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण और उत्पादन के लिए पूरे भारत में कौन प्रसिद्ध है? पता है? चाहे भंडारण की बात कर लो
और चाहे उत्पादन की बात कर लो, कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पता है? राजस्थान। राजस्थान, और राजस्थान में भी मैं बता देता हूं आपको, आप जाओ, जाओ नहीं, देखो, बीकानेर, ठीक है, आप देखो नागौर, फिर आप देखो जालौर, ठीक है, फिर आप देखो एक है उदयपुर, वहां पे सभी को पता होगा, ठीक है, फिर आप डूंगरपुर की बात करो, डूंगरपुर, फिर आप बात करो अजमेर, फिर आप बोलो सिरोही। ये जो भी मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं, ये सारे के सारे आप देखोगे चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जिंक, जस्ता जिसको बोलते हैं, भंडार है, बहुत माना जाता है। खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता है राजस्थान को बच्चा। राजस्थान को, राजस्थान को खनिजों का, तो यूपी पीसीएस है, कुछ भी पूछ सकता है स्टेटमेंट में। खनिजों का संग्रहालय, संग्रहालय, अरे क्या लिख दिया, संग्रहालय, संग्रहालय भी कहा जाता है, ठीक है। बताओ चलें बच्चा जी आगे, याद करोगे कि नहीं? बेटा याद भी करना है, बैठे हो सुन रहे हो केवल। कल से 2 घंटे की क्लास होगी आज के बाद से, ठीक है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। और जनसंख्या घनत्व में भी किसकी बात कर रहे हैं? घटते राज्यों की, घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आते हैं ध्यान रखेंगे, मैं आपको लिखा देता हूं। तो सबसे पहले आएगा बिहार। कौन आएगा? बिहार। फिर आप देखोगे आएगा वेस्ट बंगाल। फिर आप देखोगे आएगा केरल। फिर आप देखोगे आएगा यूपी। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर 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 क्लियर। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। बिहार में आप देखोगे 1106 है कुछ। पश्चिम बंगाल में देखोगे तो 1028 है। केरल में देखोगे तो 860 है, 860। और यूपी में देखोगे तो 828 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलें आगे। बेटा रिवाइज करना है प्लीज, रिवाइज रिवाइज। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। विश्व में, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, कंफ्यूज मत होना, दिस स्टेटमेंट इज राइट। और भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। गलत, पीली क्रांति आप देखोगे दलहन से जुड़ी हुई है, तिलहन, खाद्य से, इनसे जुड़ी हुई है, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? क्लियर है? क्लियर है? तो यानी पहला सही, दूसरा गलत, ए सही किंतु आर गलत है। चलें आगे। अच्छा, जूट उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं पता है? जूट उत्पादन में प्रमुख राज्य बताओ। जूट उत्पादन में प्रमुख राज्य बताना है। जूट के हम उत्पादन की बात करेंगे और आप मुझे प्रमुख राज्य बताइए। जूट उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं बताओ। मैं बताऊं? 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 तो जूट उत्पादन में जो प्रमुख राज्य आते हैं उनमें जैसे आप देखोगे वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर आप जैसे देखोगे बिहार, असम भी देखोगे आप जूट उत्पादन में। कंफ्यूज नहीं होना, असम भी आता है। भारत प्रथम स्थान पे आता है। और दूसरे स्थान पे कौन है? भारत विश्व, अच्छा इंडिया नंबर 1 पे है। तो इंडिया के बाद कौन आता है? बांग्लादेश, ठीक है। क्लियर? पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे जुड़ी है? तिलहन, सरसों, एंड आप देखोगे रैप सीड, ठीक है। चलें आगे।
हरित क्रांति गेहूं चावल वावल से जुड़ी हुई है। चलें 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 चलें, वेस्ट बंगाल है ना नंबर 1 पे, ध्यान रखना। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है। तो गाजा पट्टी के संदर्भ में सवाल पूछा है, तो गाजा पट्टी के संदर्भ में बता दो आप। गाजा पट्टी, गाजा पट्टी के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा सही है, बताइए बताइए। इसकी सीमा मिस्र से लगती है, तो गाजा पट्टी की सीमा मिस्र यानी इजिप्ट, आप देखोगे मैप जब देखोगे तो आपको दिख जाएगा, इजिप्ट से दक्षिण पश्चिम में मिलती है, इजराइल से उत्तर पूर्व में मिलती है, ठीक है। इजिप्ट से मिलती है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, और इजराइल से अगर आप देखोगे तो ये मिलती है उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे राफा बॉर्डर, रफा बॉर्डर से किससे जुड़ा हुआ है, तो आप देखोगे गाजा पट्टी का दक्षिणी छोर मिस्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। खैर इस तरह के पूछता नहीं है सवाल, हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है, यूरोप के कौन किसी देश की राजधानी नहीं है, कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है, कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। तो रॉटरडैम कहाँ की राजधानी है पता है, रॉटरडैम, रीगा। अब बताओ रीगा किसकी है, रीगा है लात्विया की, रॉटरडैम नीदरलैंड। लेकिन यहां पे यूरोप के देश की बात कर रहा है। और जॉग्रेब कहां की है, क्रोएशिया की है। और ज्यूरिख, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है, पर राजधानी नहीं है, ठीक है। फेडरल सिटी है, स्विट्जरलैंड की जो फेडरल सिटी मानी जाती है वो बर्न है, तो स्विट्जरलैंड की सिटी मान लो इसको। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर मान सकते हैं इसे, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख माना जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो वह कैपिटल है फर्न, ठीक है। चलें, तो अब यहां पे पूछा यूरोप के कौन से देश की नहीं है, तो आप देखोगे रॉटरडैम और ज्यूरिख यही दोनों यूरोप की नहीं आती हैं, तो 2 और 4 कहीं पे, सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। चले, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो आप देखोगे शिमोगा कर्नाटक में है, चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, बेल्लारी भी कर्नाटक में है, लेकिन श्रीकाकुलम कर्नाटक में नहीं है। तो श्रीकाकुलम कहां पे है, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाकी तीनों आप देखोगे ये कर्नाटक में है, क्लियर। तीनों मैग्नीज के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। चलें आगे, मैग्नीज के लिए चारों प्रसिद्ध हैं, लेकिन श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, कंपाला राजधानी, ओ एक साइड राजधानी दी गई है, एक साइड उनके देश दिए गए हैं। चलो मिलाओ, कंपाले की पता कौन सी, कंपाला कहाँ की है, कंपाला 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 युगांडा की है, कंपाला युगांडा, कंपाला युगांडा, आंखें बंद करो, कंपाला युगांडा, आंखें बंद करो, कंपाला युगांडा, कंपाला गए युगांडा गए, कंपाला गए युगांडा गए, किगाली, किगाली रवांडा, कंपाला युगांडा, किगाली रवांडा, कंपाला युगांडा, किगाली रवांडा। कैसे भी करो याद करो बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि एग्जाम में सवाल आए तो वो सही होना चाहिए। मैं हंसी मजाक क्लास में कर रहा हूं, आपको बोरिंग लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये सिंसियर नहीं है, कैसे पढ़ा रहे हैं। आप मेरी सारी पिछली क्लासेस देखो, मैंने बहुत सिंसियरिटी के साथ बताई हैं चीज़ें, लेकिन प्लीज़ मुझे पता है जब इतनी बोरियत सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो हंसी मजाक करना बहुत ज़रूरी रहता है। प्रपंच जिसको कहते हैं आजकल की भाषा में, प्रपंच प्रपंच प्रपंच, यू नो। तो प्रपंच के चक्कर में मत पड़िए। कंपाला की युगांडा है, और किगाली मतलब कंपाला कहाँ की राजधानी है, युगांडा। कंपाला कहाँ की है, युगांडा की। किगाली कहाँ की है, रवांडा की है। खार्तूम की क्या है पता है, खार्तूम की सूडान है।
और किसानसा की कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ठीक है, तो अब मिला लेना अपने हिसाब से। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं। एक साइड आपको माउंटेन्स दिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इस तरीके के सवाल आते हैं। ये पैटर्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारा पैटर्न है आयोग का, ध्यान रखना। एक साइड आपको दी गई है कॉन्टिनेंट्स एंड माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट एंड माउंटेन, इंडीज, अल्ताई, अल्पस, अल्पेशियन, अप्लेशियन, अल्पेशियन नहीं अप्लेशियन बोला जाता है, एप्लेशियन, एप्लेशियन माउंटेन, पता है कहाँ पे है? तो इंडीज सभी को पता है, शायद 99% लोगों को पता होगा, साउथ अमेरिका। ठीक है, अल्ताई एशिया, वेरी गुड, एल्प्स यूरोप सभी को पता है, और एप्लेशियन नॉर्थ अमेरिका। तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 1115, 4 3 1 2। ठीक है, सही हो गया। ऐसे मिला लेना यार, मुझे मिलाना पड़ता है, तो आप लोग ऐसे मिला लो प्लीज, लेकिन रिवाइज करना इसे। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन, मैंने बहुत बार बोला है, और यहाँ फिर से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि प्लीज 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 रिवीजन करना, क्योंकि सवाल यहाँ से आए हैं और बहुत बार आए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मेगापोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, मेगापोलिस शब्द का यूज सर्वप्रथम किसने किया? तो मेगापोलिस का यूज सबसे पहले किया था जॉन गॉटमैन ने। किसने किया था? जॉन गॉटमैन ने। कब किया था? 1957 में किया था। ठीक है, और समुद्री तटीय क्षेत्रों की लगातार फैली महानगरीय पट्टी के लिए इस शब्द को परिभाषित किया गया था। ठीक है, चलें आगे। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। तो क्योंकि दक्षिणी ढलानों पर अधिक, देखो उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना पर कम वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी ढलानों पर अधिक घनी वनस्पति पाई जाती है। पहली बात तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है इस वजह से। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। चलें चलें चलें, बिल्कुल करेक्ट है भैया, करेक्ट है। नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलो। अब 99% बच्चों ने सोचा हाँ ठीक है बता दिया, सो रहे हैं भाई साहब, सो रहे हो आप, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। इमेजिन करना है आपको थोड़ा सा। यहाँ पे बात कर रहा है भैया उत्तरी ढलानों की, यहाँ पे बात की जा रही दक्षिणी ढलानों की। तो बनाओ बेटा एक बार जरा पर्वत बनाओ। ये मान लो मैंने पर्वत बनाया, ठीक है, ये अरे छोड़ो ऐसे मत बनाओ पर्वत, कंफ्यूजन। हिमालय की बात कर रहे हैं ना, तो चलो ठीक है, अब जैसा भी बना है बना है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये बना दिया, यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे पर्वत बने, ये ऐसे ऐसे पर्वत बने। ठीक है, चलो अरे मुझे पता है मैंने कहाँ बनाया है, लेकिन ये पर्वत बने। कॉमन सेंस लगाओ बच्चा जी, कॉमन सेंस लगाओ। यहां से मानसूनी, कॉमन सेंस लगाओ कि थोड़ा सा अगर मानसूनी हवाएं ये आ रही हैं, अब लो ये क्या हो गया, रुकना एक मिनट, नींद में बैठे हैं भाई साहब। अरे यार ये मान लो ये आ रही हैं, ये आ रही मानसूनी हवाएं समुद्र से पानी वानी लेके इधर से आ रही, तो बेटा ये उत्तरी ढलान है कि पीछे वाली उत्तरी ढलान है? ये होता है ना नॉर्थ साउथ,
ईस्ट वेस्ट, तो ये नॉर्थ हुआ ना, ये तो साउथ है, तो ये कौन से ढलान है, साउथ वाले ढलान है ना। पानी आप यहां से अगर बादल आएंगे तो पहाड़ों से टकरा के यहीं तो वर्षा करेंगे, यहीं तो वर्षा होगी। तो कौन सी ढलान रंगीन, कौन सी ढलान हरी भरी बनी रहेगी, दक्षिणी ढलान तो हरी भरी बनी रहेगी। और यहाँ पे क्या लिखा है, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन करते रहते हो, खुद भी नहीं कंफ्यूज, इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान से पढ़ो, मैं कंफ्यूज कर दूंगा, बाद में कहोगे मास्टर ने गलत बता दिया, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। ध्यान से देखो इधर भाई साहब, दक्षिणी ढलानों की बात की, दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण, गलत। नॉर्थन साइड में, नॉर्दर्न साइड में रेनफॉल कम है, सदर्न साइड में, सदर्न साइड में आप देख रहे हो रेनफॉल ज्यादा है। जब सदर्न साइड में रेनफॉल ज्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं दक्षिणी ढलानों पर वनस्पति आवरण घना दिखेगा और उत्तरी ढलानों पर कम। लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तरी ढलानों पर घना वनस्पति आवरण है, जो इस वजह से दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, रीजन इज करेक्ट। इसलिए आप देखोगे आर करेक्ट है, आर करेक्ट है, किंतु ए असत्य है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलें, समझ आया, कुछ नहीं आया, ऊपर से गया, समझ आया बच्चा जी, ये कॉन्सेप्ट का पार्ट था। अभी आधों को नहीं समझ में आएगा, मैं क्लियर कर देता हूं, दोबारा क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहा था, क्योंकि आधे बच्चे सो रहे हैं। बच्चा जी मान लो ये मैंने ये ऐसे बनाया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये भारत मैंने बनाया। ट्यून, रुको मैं प्यारा सा भारत बनाता हूं आपके नक्शे पे, ट्यूं 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 ट्यूं, ठीक है, ठीक है, चलो चलो मैंने ये बना दिया, ठीक है। अभी देखो ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में जा रहे हैं ना, नीचे आएंगे साउथ में आएंगे ना, तो ये मैंने अगर मान लो पर्वत बना दिया, ये मैंने पर्वत अगर बना दिया, तो अब बताओ इसका नॉर्थ वाला हिस्सा कौन सा है, इधर वाला, साउथ वाला हिस्सा कौन सा है, इधर वाला। तो उधर के जो ढलान होंगे वो नॉर्दर्न वाले ढलान होंगे, जो इधर के ढलान होंगे वो साउथ वाले होंगे। ये यहाँ पे समुद्र है, यहाँ से बादल भैया आपकी नमी आई, बारिश मानसून आया, तो भाई इन पेड़ों से, इन पहाड़ों से टकरा के यही तो वर्षा करेंगे, दक्षिणी ढलानों पे ही तो वर्षा होगी। तो रीजन करेक्ट हुआ। अब अगर दक्षिणी ढलानों पे वर्षा हो रही है, दक्षिणी ढलानों पे वर्षा हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, दक्षिणी ढलानों पे वर्षा हो रही, क्या बादल पर्वत को पार करके उधर जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो उत्तरी ढलानों पे मौसम शुष्क बना रहेगा, तो क्या वहां पे वर्षा होगी, नहीं। जब उत्तरी ढलानों पे वर्षा नहीं होगी तो उत्तरी ढलानों पे जो वनस्पति का आवरण है वो घना होगा, कि पेड़ पौधे ज्यादा होंगे कि कम होंगे, तो भाई साहब कम हो जाएंगे पेड़ पौधे। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में घना वनस्पति आवरण है। उत्तरी ढलानों पे घना है, नहीं ना, स्टेट गलत। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, जब गजनी की बात आती है तो पिक्चर याद ना आए, अफगानिस्तान में स्थित ऐतिहासिक वर्तमान शहर माना जाता है, ठीक है। और जब कांधार की बात आए, कांधार की बात है तो ये भी अफगानिस्तान का है, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट याद है, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। गांधार के जो राजा थे, गांधार के जो थे शकुनी जी, तो वो गांधार था, कांधार नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा इधर उधर बना देते हैं कुछ ना कुछ, आप कमेंट किया करो, हंसी मजाक अच्छा भी लगता है या नहीं। कांधार, ठीक है। तो ये दोनों अफगानिस्तान के, फरगना और समरकंद। फरगना देखोगे अफगानिस्तान का पूछा है, अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, पश्चिमी सीमांत शहर माना जाता है फरगना। समरकंद आप देखोगे ये है उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। चलें आगे, चलो। कह रहा है सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, बिल्कुल सही, क्योंकि भैया मानसून थोड़ी आ रहा है, लौटता हुआ मानसून, टेम्परेट साइक्लोन कहीं ना कहीं नॉर्दर्न ईस्ट साइड में बारिश करेगा, पूरे भारत में नहीं करता है।
शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है। तो उत्तर पूर्वी का मतलब क्या होता है पता है? उत्तर पूर्वी का मतलब क्या होता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर पूर्वी पवनों का प्रभाव रहता है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के ट्रेड विंड जिन्हें बोला जाता है, ट्रेड विंड बोला जाता है, ट्रेड विंड जिन्हें बोला जाता है, उनके प्रभाव में रहता है। तो भाई साहब इधर से आने वाली हवाएं, इधर से आने वाली हवाएं, इधर से आने वाली हवाएं कौन सा मानसून लेकर आएंगी बताओ? तो क्या पानी बारिश होगी? नहीं। ठीक है, चलो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोला जाता है इन्हें। चलो चलें। आप देखोगे कभी कभी जब सर्दियों में देखते हो जब टेम्परेट साइक्लोन आता है कहीं ना कहीं, यही रीजन होता है। सर्दियों में वर्षा न्यूनतम होती है क्योंकि ये हवाएं स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है और अब देखोगे टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर अपने यहाँ लो रहता है। सॉरी, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो प्रेशर की जब हम बात करते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की, तो सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे आप देखोगे लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर। इस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, विंड चलती है हाई टू लो, हाई टू लो। इस वजह से इंडिया में आप देखोगे ईस्टर्न ट्रेड विंड आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। चलें आगे, चलें 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 आगे, चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे। तमिलनाडु में आप वर्षा देखते हो क्योंकि बंगाल की खाड़ी से इधर से थोड़ा सा, चलो दोनों सही हैं, व्याख्या सही है इसमें। तो कौन सा सही माना है इन्होंने? 1111 का है। ठीक है, कोयला के संदर्भ में बताओ, भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। क्या भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? सही पूछे हैं यहाँ पे। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। करेक्ट है। तो अब जब मैं झारखंड की बात करता हूं तो झारखंड में आपको ध्यान रहे धनबाद और बोकारो, और जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो ध्यान रहे कोरबा। छत्तीसगढ़ की जब बात आए तो ध्यान रखना कोरबा। ठीक है, करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तुम विचार करो केवल, यहां शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो मेडिटेरेनियन सी की जब मैं बात करता हूं तो आपको पता ही होगा शीत ऋतु में वहां पे वर्षा होती है। शीतकालीन अयनांत, विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं, वायु दाब पेटियां, एयर प्रेशर, मास, एयर मास बोल सकते हो, या तो एयर मास भी बोला जाता है इनको। शीत अयनांत के कारण वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर चली जाती हैं, दक्षिण की ओर चली जाती हैं। तो पता है आपको कि ये कॉन्सेप्ट का सवाल है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो एयर मासेस होते हैं दक्षिण की ओर खिसकती हैं और ठंडी जलवायु रहती है इस वजह से। ठीक है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। करेक्ट है। चलें आगे, चलें, चलो। ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहोगे तो मैं इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट जो टेम्परेट साइक्लोन का होता है इसका छोटा सा 20 मिनट का वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं समझा दूंगा। लेकिन ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा, टाइम ज़्यादा ले लेगा, सवाल अपने आप में बहुत समय ले लेगा। ठीक है, मैं बना दूंगा, अगर आप लोग कहोगे आप कमेंट कर दो टेम्परेट साइक्लोन पूरा मुझे समझा दो कैसे क्या पूरा सीन है, मैं बना दूंगा वीडियो। कमेंट 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 कमेंट, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा कि टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन खासतौर पर मेडिटेरेनियन सी से किस तरीके से इंडिया में आता है, और उसमें जेट स्ट्रीम का रोल भी है, क्योंकि है ना
उसमें जेट स्ट्रीम का रोल भी है। आपको कहीं ना कहीं हेडले सेल और फेरल सेल का ऊपर नीचे खिसकना पता होना चाहिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में कैसे हेडले सेल फेरल सेल ऊपर नीचे खिसकते हैं, जेट स्ट्रीम का क्या रोल है, वो कैसे इंडिया की तरफ आती है, फिर इंडिया में पहाड़ों से टकरा के अपने उत्तरी भारत में हल्की फुल्की जो ठंडियों में वर्षा देखते हो इसी वजह से होती हुई देखते हो। लेकिन खैर इस वजह से मैं इसके बहुत डीप में भी नहीं जाना चाहता, फिलहाल के लिए बस अब इतना ध्यान रखो, ठीक है। परेशान नहीं होते, मस्त रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, 1108 नंबर सवाल लगाते रहो। कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? ईरान हफ्तकेल, कुवैत कासगन, सऊदी अरब धारान, इराक जुबैर। तो मैं आपको बताता हूँ, जो ईरान हफ्ततेल है ये ईरान के खुजिस्तान प्रांत में एक पुराना तेल क्षेत्र है, ठीक है, हफ्तकेल। सऊदी अरब में जो अब्बैक है, अरब धारान, ये भी सही है। जुबैर भी इराक का है, ये भी सही है, जुबैर जो है इराक का है, भी सही। ये थोड़ा सा गलत है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये कजाकिस्तान में स्थित है, कुवैत में नहीं। कासगंज जो है ये कजाकिस्तान में है। अब इस तरीके के सवाल आ जाएंगे, मैप नहीं पढ़े होगे तो गलत ही होगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत अजीब से सवाल होते हैं, छोड़ना भी उचित रहता है बहुत सारे सवाल। आमूर नदी, सिर दरिया, अंगारा नदी, मेकांग नदी। तो आमूर नदी मुख्य रूप से पूर्व और फिर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, रूस और चीन की सीमा बनाती है। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये रूस चीन की सीमा बनाती हुई देखोगे आप इसे, ठीक है, और उत्तर पूर्व इसमें सही है, ठीक है, ये सही है। सिर दरिया की बात करें तो किर्गिस्तान है, ये किर्गिस्तान से निकलकर फरगाना घाटी की तरफ, किर्गिस्तान से निकलती है और फरगाना घाटी की तरफ जाती है, उत्तर पश्चिम, ये भी सही है। अंगारा नदी की जब बात करते हैं तो केवल उत्तर दिशा में नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम में भी बहती है, ये भी सही है, उत्तर पश्चिम में बहती हुई देखोगे इसे भी आप। मेकांग नदी की बात की जाए अगर, मेकांग नदी की बात की जाए, अच्छा, सिर घाटी की जब बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में बहती, सही है। मेकांग घाटी दक्षिण पूर्व है, ठीक है, दक्षिण पूर्व होती है, दक्षिण पश्चिम नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। चलें आगे। तिब्बत का साउथ ईस्ट एशिया वाला पॉइंट है, तिब्बत का। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताओ, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। तो सबसे पहले आएगा पॉन्टिक, ठीक है, जो तुर्की में ब्लैक सी के किनारे है। कहां पे है? पहली बात तो ये ध्यान रखना है, तुर्की में है और ब्लैक सी के किनारे है। फिर उसके बाद आओ जाग्रोस, जाग्रोस, ये आप ईरान इराक में देखोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे हिंदू कुश, ठीक है, हिंदू कुश देखोगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच देखते हो इसको आप। फिर आप देखो जॉग्रेस के पूर्व में पड़ता है हिंदू कुश। फिर काराकोरम, पश्चिम से पूर्व की तरफ आना था, इस वजह से ये आप इंडिया पाकिस्तान के बीच देखोगे, ठीक है। चलो इसको सही कर लेना, अपने हिसाब से मिला लेना, बाकी सही है। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथनों पर विचार ही करने को कहा है, तो चलो विचार करने में कुछ जाता नहीं है, विचार कर लेते हैं। तो कह रहा है पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। ये कथन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि पश्चिमी यूरोप में वर्षा पूरे वर्ष होती है लेकिन सभी महीनों में हमेशा नहीं, क्योंकि कभी कभी बहुत शुष्क भी होते हैं, लेकिन एक प्रकार से ज्यादातर होती हुई आप देखोगे। पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत आता है वेस्टर्न, सही है, ठीक है। ये दिस स्टेटमेंट इज इसलिए दोनों सही माना है इसमें, तो दोनों सही मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितने भी सवाल आज कराए हैं
प्लीज रिवाइज करना वरना कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तब और कमेंट में लिख के जाना सर आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।